साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये बेस्ड है कस्टम एक्ट के ऊपर। साथियों कई बार ये होता है कि आप कोई माल इंपोर्ट कर रहे हैं और कस्टम अथॉरिटी का मानना यह है कि आपने ये माल इलीगल इंपोर्ट किया है और आपको इस बात की जानकारी है कि इस पर कस्टम ड्यूटी या तो पे नहीं हुई है या अंडर वैल्यूड आपने करके कस्टम ड्यूटी को एवेड कर लिया, तो आपने कस्टम एक्ट का वायलेशन किया है, जो कि गंभीर स्थिति है। पर उसके साथ साथ कई बार ऐसे कानून भी साथ में लगा दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप स्मगलिंग कर रहे हैं, जिसके तहत हमें डिटेंशन भी फेस करना होता है। साथियों मेरा ये मानना है कि आपका अधिकार है आपके राइट्स को सिक्योर करने का और आपकी लिबर्टी को रिस्टोर करने का, और कानून भी ये कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हो तो किस बात का डिटेंशन, किस बात की प्रोसीडिंग्स। साथियों अगर कोई अधिकारी कोई प्रोसीडिंग कर रहा है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वो प्रोसीडिंग एज पर लॉ करेक्ट है, क्योंकि व्यक्ति का विवेक और कानून का विवेक दोनों में दिन रात का अंतर है। उसको जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है और चीज़ों को रीजनेबल तरीके से करना है और जो कानून के प्रोटोकॉल है उसके तहत करना है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका बेटर कॉन्सिक्वेंस उस अथॉरिटी को ही फेस करना है। पर अगर उसने आपके राइट्स को अफेक्ट किया है, आपको गलत डिटेंशन किया है, तो वहाँ पर आपको इनिशियली करना क्या है, जिस बारे में मैंने जानकारी संपूर्ण रूप से देनी है आज के अध्याय में। साथियों आप एक कॉपी लेके बैठें, एक पेन लेके बैठें। जो कुछ फैक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगर उनकी सिमिलरिटी आपके केस से है तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। साथियों जो कुछ भी मैं डिस्कस करूँगा इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अथॉरिटी का नेम और पूरे क्रेडेंशियल्स, फिर मैं डिस्कस करूँगा इस केस के फैक्ट्स को और राइवल कंटेंशंस को, उसके बाद कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को, और अगर ऐसी ही समस्या से हम घिरे हुए हैं तो हमें वहाँ पर करना क्या है, हमारे अधिकार क्या होंगे और कैसे हम लड़ सकते हैं इस अन्याय से, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ खुल के। तो साथियों आप पेशेंसली बैठें, हाथ में कॉफ़ी का मग ले लें और उसके साथ साथ जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलें। साथियों साइटेशन का नाम है रवि चंद्रा मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट डेट है 2 नवंबर 2022। दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट है जो कि रिट पिटिशन नंबर 874/2022 में पारित किया गया है। जजमेंट का जो डेट है वापस आप नोट कर लें, 2 नवंबर 2022, जिसके तहत अक्यूज या कंसर्ट व्यक्ति के राइट्स को डिस्कस किया गया है, जिन्हें इलीगल डिटेन किया गया और ये कहा गया है कि उनके द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। ठीक है जी। तो साथियों सबसे पहले हम नोट करते हैं इस केस के फैक्ट्स को। द रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विथ सेक्शन 482 ऑफ CRPC हैड बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट प्रेइंग फॉर अ डायरेक्शन इन नेचर ऑफ सर्टियोरी फॉर क्वैशिंग ऑफ डिटेंशन ऑर्डर bearing number so and so, dated so and so, issued by the concerned authority acting under section 3 subclause 1 of Conversion of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974. Under section 3 subclause 1 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974, जिसको हम कॉमनली कहते हैं कॉफे पोसा। ठीक है जी। तो एक बात समझनी है कि जो इनिशियल प्रोसीडिंग ली है कंसर्न व्यक्ति के द्वारा या अक्यूज के द्वारा, वो ली गई है रिट की रेमेडी जो कि है आर्टिकल 2 to 6 संविधान के तहत, और एक ली गई है सेक्शन 482 CRPC की, ये ली गई है CRPC के तहत। इनको कमांड क्यों किया गया? क्योंकि अक्यूज के जो स्टैट्यूटरी राइट्स है उसको भी अफेक्ट किया गया और जो उसके संवैधानिक अधिकार थे उसको भी अफेक्ट किया गया। तो ही हैज़ अवेल्ड द संवैधानिक एज वेल एज द लीगल रेमेडी अवेलेबल अंडर द लॉ, कि जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो गलत हैं और मैंने कोई स्मगलिंग नहीं की है, तो ऐसा कहना कि मैंने स्मगलिंग की है जिस कारण मुझे डिटेन किया जाए एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ कॉफे पोसा, इट इज़ टोटली इलीगल एंड प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी सेट असाइड। ये एक प्राइमरी प्ली है अक्यूज का या पिटिशनर का या एप्लीकेंट का। ठीक है जी। अब क्या हुआ जी इसमें आगे, ये अपन नोट करते हैं। The basic facts for the adjudication of the writ petition are capsulized as under. The concerned applicant is engaged in his profession as custom house agent, कि जो concerned applicant है ये custom house agent है जिसको हम कहते हैं CHA, has been handling the custom clearing work for various importer and exporter at custom port in Kolkata and other Indian ports। जिसका काम क्या है कि जो various importers हैं या exporters हैं जिनके लिए एक प्रॉपर कस्टम ड्यूटीज़ क्या होंगी और कैसे कस्टम क्लियरेंस इनको मिलेगा, ये काम होता है एक CHA का।
ठीक है ना। और ये काम ये पिटिशनर भी करता हुआ आ रहा था कोलकाता पोर्ट पे और अदर इंडियन पोर्ट्स के ऊपर कोई तकलीफ के बगैर। द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हिम इनिशिएटेड फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखो छोटी सी बात है कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या ईडी को या सीबीआई को ऐसी कोई सूचना मिल रही है कि कोई व्यक्ति इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव में उनके पास एक राइट है इन्वेस्टिगेशन करने का, ताकि इकोनॉमिक ऑफेंस को प्रिवेंट कर सकें और यदि हो चुका है तो उसके लिए एज पर लॉ जो है प्रोसिक्यूशन कर सकें। तो यहाँ पर इंसेप्शन कैसे हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करी और प्रोसीडिंग्स को जो है इनिशिएट किया। ठीक है जी, चले आगे। एंड देयर आफ्टर बाय DRI, उसके बाद DRI भी जो है मोशन में आ गई। अब ये DRI क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अगेंस्ट मिस्टर जाकिर खान हुज कंसाइनमेंट्स वर क्लियर्ड एज अ CHA बाय द कंसर्न एप्लीकेंट। यहाँ पर एक बात समझनी है कि ये जो जाकिर खान है, इसके जो कंसाइनमेंट्स है उसको CHA के द्वारा जो है क्लियर किया गया था। और इस पर्सपेक्टिव में जब संदेह हुआ, सस्पिशियस हुआ डिपार्टमेंट को, तो इमीडिएटली उसके द्वारा जो है प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया गया एज पर द लॉ अवेलेबल टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है जी, चले आगे। उसके बाद क्या हुआ जी? ये आरोप था उसके ऊपर कि जो कंसर्न एप्लीकेंट है, ही क्लियर्ड द इम्पोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ जाकिर खान फर्म्स नोइंगली एंड बीइंग फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट he used to import old and used laptop, mobile phone, computer and other accessory from Dubai, Hong Kong, China, USA under valuation या misdeclaration in order to evade the custom duty, and that's why he is actively involved in the crime and he has violated the provision of the custom act leading to the evasion of the custom duty। तो आरोप क्या थे उस पर कि जो कंसर्न जाकिर खान है, ये बाहर से जो है माल लेकर आया, जिसमें लैपटॉप भी थे, ओल्ड भी थे, न्यू भी थे, मोबाइल फ़ोन भी थे और अदर आर्टिकल्स भी थे। इस पर्सपेक्टिव में CHA ने उन आर्टिकल्स को अंडर वैल्यू करा और कुछ का करा मिस डिक्लेरेशन, ताकि कस्टम ड्यूटीज़ को जो है इवेट कर सकें। और ये गंभीर स्थिति है और कस्टम एक्ट 1962 का उल्लंघन है, ये माना गया इन्वेस्टिगेशन के तहत। दैट जाकिर खान एंड वन संजीव कुमार यादव। अब ये संजीव कुमार यादव कौन है? एक अदर CHA एजेंट। इनको सबमिट किया गया DRI के द्वारा और इन्होंने अपने स्टेटमेंट टेंडर की है सेक्शन 108 कस्टम एक्ट के अंदर। एक बेसिक प्रोटोकॉल है कि जब भी जांच करेगा कस्टम तो सेक्शन 108 को हमेशा ही काम में लेगा, क्लियर है, और आपके स्टेटमेंट जो है लेगा। यहाँ इन्होंने गलतियाँ करी, यहाँ उन्होंने एडमिट करा कि हाँ हम इन्वॉल्व हैं, कि हमने इन गुड्स को मिस डिक्लेरेशन करा या उसको अंडर वैल्यूशन करा, ताकि हम जो है कस्टम ड्यूटीज़ को इवेट कर सकें। भाई एक बात आप समझो, कभी भी आपको एडमिशन्स नहीं करने हैं, आपके ही एडमिशन आपके खिलाफ पड़े जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप एक बात कह सकते हैं कि यू हैव अ राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस, और ये आपका एक संवैधानिक अधिकार है, आपका एक विधिक अधिकार है। अगर आपको वकील का एक्सेस नहीं दिया जाएगा तो एंटायर प्रोसीडिंग विल बी इनलीगल। तो इन लोगों ने क्या करा कि गलती मान ली, क्योंकि इनको दबाव बनाया गया होगा कि तुमको अरेस्ट कर लेंगे, तुम्हारी हालतें खराब हो जाएंगी, तुम लोग लंबे टाइम में जेल में रहोगे। तो वॉलंटरी दे कन्फेस्ड, बट इट इज़ नॉट अ वॉलंटरी कन्फेशन, इट इज़ अ कन्फेशन अंडर द कंपल्सन। ठीक है जी, पर खैर जो भी है, मैं इस केस के फैक्ट्स को पढ़ रहा हूँ, पर इसके साथ साथ खामियाँ क्या होती है उसको भी मैं जो है हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि समस्या में आप फंसेंगे तो इस प्रोटोकॉल को जो है आपको यूज़ में लेना है। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए, जाकिर खान एंड मिस्टर यादव वर अरेस्टेड ऑन 19/10/2021। फिर इनको जो है कस्टम एक्ट के वायलेशन में जो है अरेस्ट कर लिया गया, फिर इनको अल्टीमेटली जो है जेल जाना पड़ा। अब जरा सोचो कि अगर ये एडमिशन नहीं देते तो क्या ये जेल जाने से बच सकते थे? आंसर इज यस, क्योंकि आप किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते हो टू मेक एन एडमिशन अगेंस्ट हिमसेल्फ, और ये उसके संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। अगर कोई फैक्ट उसकी जानकारी में है और वो अपने वकील के जरिए कन्वे करना चाहता है तो उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन एंड ही इज़ टोटली कॉम्पिटेंट टू डू सो। तो आप कोई भी उत्तर देने से पहले अपने वकील से आप कंसल्ट कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। और अगर आपको अधिकार नहीं दिया जा रहा तो आप साफ साफ लिख दो कि मुझे प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वकील का एक्सेस दिया जाए, तभी आप अपने राइट्स को सिक्योर कर पाओगे। एक कहावत भी है कि 100 बका और 1 लिखा। गलत लिख दोगे तो लाइफ लॉन्ग आपके लिए नसूर बन जाएगा। आप गलत चीज़ मत लिखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। जो भी काउंसिल आपका होगा, अगर वो एज़ पर प्रोटोकॉल एक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर आप अपने भविष्य के लिटिगेशन को और अपने राइट्स को सिक्योर कर पा रहे। तो घबराने का नहीं है, केवल आपको लीगल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी एक बेसिक कंसेप्ट है आर्टिकल 21 संविधान के, जो ये कहते हैं कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी को हम छीन नहीं सकते हैं। ये अगर हमें छीनना है तो प्रोसीजर लॉफुल होना चाहिए। तो अगर किसी अथॉरिटी के द्वारा
प्रोसीजर गलत फॉलो किया गया है, ये प्रोसीजर एज पर लॉ नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव में आपको आपत्ति करने का भी अधिकार है, जो कि आपका विधिक और संवैधानिक अधिकार है। तो जग जाओ मेरे भाइयों, क्या घबराना। अगर आप राइट्स को सिक्योर करते हुए चलोगे तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। क्लियर हुआ? चलूँ आगे? चलिए। Subsequently, detention order has been passed against Zahir Khan and Sanjeev Kumar bearing number so and so under as per the protocol of the relevant act and notification, और इनके विरुद्ध जो है प्रोसीडिंग्स को भी इनिशिएट किया गया अंडर सेक्शन 132 एंड 135 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? तो कुल मिला के इनिशियली तो कौन था? इनकम टैक्स। बाद में केस टेकअप कर लिया DRI ने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए। इट इज सबमिटेड दैट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इनकम टैक्स, द DRI Kolkata zonal unit initiated search proceeding on so and so date at the office premises of the custom broker firm Messrs Jyoti Enterprises located at so and so place. The proprietor of the search firm is allegedly the concerned applicant. जब इन्होंने सर्च वगैरह कंडक्ट करे, फर्दर प्रोसीडिंग करी, तो इनको मालूम पड़ा कि जो क्राइम का ओरिजिन है वो किसी पर्टिकुलर फर्म से है जो कोलकाता में है, जिसका सोल कंसेंट पर्सन जो है वो कंसेंट एप्लीकेंट है। क्लियर हो गया? ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट्स को जो है सीज किया गया और ये मालूम किया गया द डी फैक्टो कंट्रोल एंड ऑनरशिप ऑफ द 3 फर्म्स एरेजली वेस्टेड विद जाकिर खान, ऑल्दो दे ऑपरेटेड एज डमी फर्म्स विद डिफरेंट प्रोप्राइटर्स हु सर्व्ड एज डी ज्यूरे ऑनर्स। कि इस खेल को किस तरह से जो है अंजाम दिया गया। कुछ फेक फर्म जो है बनाई गई जिनके डिफरेंट प्रोप्राइटर्स तो बताए गए, बट उन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? ये कंसेंट एप्लीकेंट, और उसके थ्रू ऑपरेट कर रहा था जाकिर खान, ताकि कस्टम ड्यूटीज़ को जो है इवेट कर सके। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। इन इज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 108 ऑफ द कस्टम एक्ट, इसने भी जो है एडमिट कर लिया कि मुझसे गलती हुई है, मैंने इनको मिस डिक्लेरेशन करा, मैंने इसको अंडर वैल्यूएशन करा ताकि मैं क्लाइंट्स का भला कर सकूं और अधिक से अधिक कस्टम ड्यूटीज़ को हम इवेट कर सकें। इसके लिए हमने फर्म्स को बनाया ताकि ये काम जो है आसानी से हो सके। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। दैट अपॉन फर्दर एग्जामिनेशन and valuation of the goods imported under the concerned persons, a show cause notice was issued by DRI wherein it is proposed to confiscate the following articles। और उसके बाद उनका वैल्यूएशन किया गया और फिर फाइनली जो है शो कॉज नोटिस इशू किया गया और आर्टिकल्स को जो है कन्फिस्केट या उनको जो है जब्त कर लिया गया, जिनकी वैल्यू करोड़ों में थी। ड्यूरिंग द फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ द मोबाइल फोन, अ व्हाट्सएप ग्रुप नेम योगा विद ट्विस्ट वॉज डिस्कवर्ड। उसका फिर जब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ मोबाइल फ़ोन का, तो ये मालूम पड़ा कि उसमें एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है योगा विद ट्विस्ट, जो कि कंसर्ट व्यक्ति जाकिर खान का है, और उस ग्रुप में जाकिर खान जो है एक एडमिन है और उसमें अदर पार्टिसिपेंट्स भी हैं, जिसमें ये कंसर्ट व्यक्ति का नंबर भी, जो कि इस केस में एप्लीकेंट जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप में एक महिला कह लें हम, प्रियंका, उसके द्वारा एक बिल ऑफ लेडिंग जो है वो शेयर किया गया, और जिससे ये माना गया कि इस कंसर्न व्यक्ति को भी इस बात की जानकारी थी कि ये कंसाइनमेंट की एक्टिविटीज़ जो है वो इनलीगल है, और इस इनलीगल एक्टिविटी में ये एक्टिवली एज अ कॉन्स्पायरेटर और एज अ अबेटर भी जो है इन्वॉल्व है। इसके कॉन्सिक्वेंस में फर्दर इसको जो है DRI द्वारा वापस सम्मन किया गया और इसके स्टेटमेंट जो है वापस से रिकॉर्ड किए गए 108 कस्टम्स के अंदर, और उसके बाद इसको 27/11/21 को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। तो वही गलती इससे भी यही हुई कि इसने एडमिशन्स कर लिए। थोड़ा सब्र करा करो भाई, एडमिशन्स जल्दबाजी मत करा करो। यहाँ पर आपके राइट्स क्या थे कि डॉक्यूमेंट्स को पहले मांगो आप कि क्या क्या मेरे खिलाफ डॉक्यूमेंट्स हैं। यू हैव अ राइट टू गिव द रिप्रेजेंटेशन, ताकि फर्दर जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। और उसके बाद एक प्रपोजल सबमिट हुआ DRI के द्वारा अंडर द कॉफे-पोसा एक्ट बिफोर द जॉइंट सेक्रेटरी कॉफे-पोसा, ताकि इसका डिटेंशन जो है कर सकें। और उनका मानना यह था कि इसके द्वारा एक गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, जिस कारण इसका डिटेंशन लीगल है, और उसने भी डिटेंशन के लिए जो है आगे ओपिनियन दे दी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि फिर एक रेट फाइल करी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इनका कहना यह है कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है और ना ही किसी भी कस्टम एक्ट का उल्लंघन किया है, हमें गलत रूप से इन्वॉल्व किया गया है। इनका यह भी कहना है कि हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिससे हम इस केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो नहीं मिले, क्योंकि
अक्यूज का एक अधिकार है, राइट टू गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑन द एलिगेशन, जो उसको नहीं मिला। अगर वो अधिकार उसे नहीं मिलेगा तो किसी भी रूप में हम कार्रवाई को लीगल नहीं कह सकते। यहाँ पर जो कंटेंशन रेज हुआ उसको मैं एक बार रीड करना चाहूँगा। नॉन सप्लाई ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अफेक्ट्स द राइट ऑफ द अक्यूज टू गिव द इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने हाईलाइट करी। इसके अलावा इस स्थिति को उन्होंने आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 संविधान का उल्लंघन भी जो है बताया, और ये भी कहा कि ये सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 कॉफे पोसा एक्ट का भी जो है उल्लंघन है। उनका कहना है कि आप किसी व्यक्ति को इनिशियल स्टेज पर गिल्ट नहीं मान सकते जब तक कि एक प्रॉपर जांच, एक समुचित जांच परफॉर्म ना हो जाए। यूजुअली होता क्या है, जब कस्टम एक्ट करता है या DRA एक्ट करता है कि आप जो है दोषी हो, आप जो है गलत हो, आपको जो है जेल जाना पड़ेगा। बट प्राइमरी की इज़ दैट कि वेन एवर एलिगेशंस आर अगेंस्ट यू हैव राइट टू गेट द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर द प्रोटोकॉल। और अगर वो कॉपी आपको नहीं दी जा रही है और आप अपना सबमिशन नहीं दे पा रहे हैं तो वहीं पर आपके बेसिक राइट्स जो है वायलेट हो गए। क्लियर हुआ आपको? चले आगे चलिए। तो कुल मिला के सारा फोकस जो था डिफेंस का वो इसी पॉइंट पे था कि मुझे कॉपीज़ नहीं दी गई, मैं अपना पूरा ज्ञापन नहीं दे पाया, और जिस कारण से मुझे कोई भी फेयर ट्रायल का या फेयर प्रोसीडिंग का जो है अधिकार ही नहीं मिला। और उनका ये भी कहना है कि जो भी ऑर्डर कंसर्न अथॉरिटी पास करती है डिटेंशन का, इट शुड बी ऑन द टचस्टोन ऑफ द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑन मियर सरमाइसिस कंजक्टर या इन द रूटीन मैनर ऑर्डर कुड नॉट बी पास एंड इफ इट इज़ पास्ड, ये डायरेक्टली अफेक्ट्स करता है अक्यूज के राइट्स को और उसकी लिबर्टी को। उन्होंने कई साइटेशंस को भी जो है कोट किया टू सस्टेन एंड बट्रेस द आर्गूमेंट, जिसका अपोज जो है वो स्टेट के द्वारा किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात रखी गई कोर्ट के सामने, जिसको कोर्ट ने माना। वी फाइंड इट इम्पॉर्टेंट दैट द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस टाइटल्ड एज मदाला वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। mere apprehension of breach of law, an order is not sufficient to meet the standard of adversely affecting the maintenance of public order. In this case, the apprehension of disturbance of public order owing to a crime that was reported over 7 months prior to detention order has no basis in fact. The apprehension of adverse impact to the public order is a mere surmises of detaining authority, especially when there have no report of unrest since the detainee was released on bail on so and so and detained with effect from so and so. The nature of allegation should be grave. However, the personal liberty of an accused cannot be sacrificed on the altar of preventive detention merely because a person is involved in a criminal proceeding. The powers of preventive detention are exceptional, and apart from that, the safeguards of Article 22 of the Constitution of India should be borne in mind while proceeding further. तो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या लिखी कोर्ट ने कि किसी भी रूप में आप डिटेंशन ऑर्डर को रूटीन में प्रेस नहीं कर सकते हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन अक्यूज के अधिकारों को अफेक्ट करता है। ये पावर्स स्प्रेंगली है, बहुत सोच समझ के जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वास्तव में ग्राउंड है, सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड है तो ही एक्सरसाइज करनी है, अगर नहीं है तो आपको एक्सरसाइज ही नहीं करनी है। और खासकर आपको आर्टिकल 22 जो कि भारतीय संविधान का पार्ट है उसको विशेष ध्यान में रखते हुए इन प्रोसीडिंग्स को जो है कंडक्ट करना है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है हाईलाइट किया। ठीक है जी, चले आगे चलिए। कोर्ट का कहना है कि अगर डॉक्यूमेंट जो है सप्लाई नहीं हुए हैं और उसके साथ साथ जो है बिना सप्लाई के ऑर्डर हुआ है तो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है और ये अक्यूज के अधिकारों को अफेक्ट करने वाला है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी कि व्हेन अ पर्सन इज डिटेन्ड इन परजुएंस टू द ऑर्डर ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन, the statutory authority are constitutionally charged with the responsibility to assure that the ground of detention, including the copies of document, are supplied so that he could submit his submissions. If not, then it is illegal and bad in law. कि जब भी डिटेंशंस कर रहे हैं तो उस कंसर्न व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और जो कंसर्न ऑर्डर है उसमें ग्राउंड्स को स्पेसिफिक करना होगा। अगर वो स्पेसिफिक नहीं किया है, डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं तो ये बैड इन लॉ है। ऐसे ऑर्डर इम्प्यून ऑर्डर हैं एंड दे आर लाइबल टू बी सेट असाइड। तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट ने ये माना कि रिट पिटिशन डिजर्व टू बी अलाउड है और आप उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें और इसके साथ साथ आप एक रीजन ऑर्डर जो है आप पास करें और कोर्ट ने डिटेंशन को इनलीगल मानते हुए सेट असाइड कर दिया और अक्यूज को लिबर्टी पर सेट करने के लिए ऑर्डर प्रोवाइड कर दिए। तो कुल मिला के एक बात आपको समझनी होगी कि यदि आप एक अक्यूज्ड हैं और इस तरह के डिटेंशन में इन्वॉल्व हैं
तो सबसे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है स्टेटमेंट देने में और साइन करने में। आप एक ही बात कहें कि मुझे मेरे वकील से मिलने का अधिकार है, मुझे मेरे वकील से मिला है, फिर वकील से परामर्श करने के बाद ही जो है सबमिशन दें। नंबर 2, यू हैव अ राइट टू गेट डॉक्यूमेंट्स। आप लिख दें कि डॉक्यूमेंट्स जो है मुझे प्रोवाइड नहीं हुए, और डॉक्यूमेंट हर तरह का आपको मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और तीसरी बात, पेजेस को आप काउंट कर लें। कई बार ये होता है कि पेजेस कम देते हैं आपको, तो प्रॉपरली पेज एंड डॉक्यूमेंट को आप लें और ये लिख दें कि मुझे इतने पेजेस जो है प्राप्त हुए हैं, ताकि अगर कोई पेज कम भी दिया है तो फर्दर इसको अपन ऑब्जेक्शंस में रेज कर सकते हैं। तो आपके राइट्स आपके अपने हाथ में हैं, आपको अलर्ट और अवेयर रहना होगा, तभी हम अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर पाएंगे। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया, तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।